बच्चे इतने हंगामा कर देते हैं ना कि मैम इतनी छुट्टी मारोगे तो कैसे चलेगा। तो भाई मैं तो डर जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ छोड़ो पढ़ाई दूँ पहले मैं, ठीक है। हाँ नहीं, अभी मंगवाया था खाने को दवा। चलो आ जाइए। कंपल्सरी इंग्लिश में हम लोग उस दिन कॉम्प्रिहेंशन किए थे। बच्चे थोड़े से परेशान हुए थे कि कॉम्प्रिहेंशन मैम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, compulsory English is only qualifying, so you must know that you should know how to write simple English, बाकी सब चलेगा। हम आते हैं प्रेसी में, और प्रेसी आपके पास वो पेपर है, इसको भी मैं डाल दूंगी। मैंने आज इसलिए इसको लेके आई हूँ ना ऐसे, क्योंकि उस समय उस दिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था लिखने को, बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि स्पेस नहीं मिल रहा है। तो आज मैं ऐसा लेके आई हूँ कि मुझे स्पेस भी मिल जाए और मैं आपको दिखा भी दूँ। अब देखो यूपीएससी 2019 का पेपर है ये, और ये इसका प्रेसी बनाना है। सबसे पहले प्रेसी में हमने एक चीज देखा है कि इसमें लास्ट देखो कितने, अरे यार लास्ट में कौन सा वर्ड है, ये है ना, यहां तक है क्लियर। और उसने शायद नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना वो भूल गया है लास्ट में। नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपके शीट में था, ठीक है ना। आपके शीट में जरा, अगर आपके पास किसी के पास शीट है तो जरा देख लो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसमें, है ना, ठीक है ना, ठीक है। एक बार देख लो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसमें, ठीक है। अब ठीक है बेटा, अब काफी बेटर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं बहुत, एक होता है ना एक खुश होके उछल के तैयार कर क्लास लेना, एक होता थोड़ा एनर्जी को रिटेन करके क्लास लेना कि ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्टेड ना हो जाओ। अब आओ सुनो ध्यान से। यस वही तो मैंने कहा आपको गजेंद्र कि असिस्टेंट कमांडेंट हो या कंपल्सरी इंग्लिश हो, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। ऐसे लिख दिया, ग्रामर का थोड़ा पोर्शन कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन में आंसर आपको मिल गया, थोड़ा अपना ओन वर्ड्स मिला दिया। अब प्रेसी में ध्यान से देखो, हमें 1/3 लिखना है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमें अगर ये, अच्छा 882, थैंक यू सो मच, 882 हमारे पास वर्ड है, इसका पूरा फुल वर्ड्स 882 था, तो हमें 882 का 1/3 पार्ट लिखना है। 3 2 6, 3 7 21, 3 8 23, 9 27 एंड 3 4 12, यानी कि हमको 300 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ये है ना। अराउंड 300 वर्ड्स में मुझे कंप्लीट करना है। नहीं देखो तो 3 2 6, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। हमें 300 वर्ड में कंप्लीट करना है। अब आते हैं, और जानते हो क्या है, ये ध्यान रखना, 300 वर्ड का मतलब हो गया कि आपको 10-20 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अराउंड 10 to 15 वर्ड्स ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स, बेटा ध्यान से सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि मैम मुझे ये वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आए, मुझे मान लीजिए एक लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आए। यार मुझे हो सकता है एक पूरा पैराग्राफ ही समझ में नहीं आया, तो क्या करूंगी मैं, मुझे तो 1/3 लिखना है ना यार, खाली 1/3 लिखना है, तो फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं रीड करूंगी, और मैं रीड करके उन लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करते जाऊंगी जो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है और जिसको मैं चेंज करने की पोजीशन में हूं। आ जाओ। इन हिंद स्वराज 1909, a text which is often privileged as an authentic statement of his ideology, Gandhiji offered a civilizational concept of Indian nation। यानी कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने ऑफर किया था एक कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन, अ सिविलाइजेशनल कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन। ये क्या था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशन ऑफ प्रजा ही एसर्ट सिंस द प्री इस्लामिक डेज, यानी कि इंडिया जो था वो एक नेशन यानी कि एक प्रजा के रूप में था, राजा प्रजा के रूप में, और ये प्री इस्लामिक डेज से ही द इंडियन सिविलाइजेशन अनक्वेश्चनेबली, यानी कि किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है, द बेस्ट
was the fountainhead of Indian nationality, and it had an immense assimilative power of absorbing foreigners of different creed who made this country their own. मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया कि जो इंडियंस थे वो एक नेशन या प्रजा था, ठीक है, और जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन था ये अनक्वेश्चनिंगली द बेस्ट, ये द बेस्ट था, ठीक है, और ये था वही आधार ऑफ किस चीज का, इंडियन नेशनैलिटी का। और इंडिया जो था ना, एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन जो था, इसके पास एक पावर था जो फॉरेनर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। तभी तो मुस्लिम शासक आए तो यहाँ के कंट्री में ही ढल के रह गए, ठीक है। पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग फॉरेनर्स, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, है ना, जो यहां इस देश को अपना देश बना लिए। भाई हमें मुगलों से प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो यहां आके बस गए और बस के उन्होंने इसको अपना देश बना लिया। हमें अंग्रेजों से प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि वो यहां का पैसा उठा के अपने देश ले जा रहे थे। वो हमारे नहीं बने, बल्कि हमें नोच के खाने लगे, है ना। क्लियर, ठीक है। यानी मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे देखो, मैं आपकी तरफ से बात कर रही हूं, मैं आपकी तरफ से बात कर रही हूं कि मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें, और थोड़ा अपना बहुत दिमाग है उससे, है ना, थोड़ा अपना दिमाग है उससे हम ये कह रहे हैं कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक ऑफर किया था, सिविलाइजेशनल कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन। मैं ऐसे लिखूंगी, इन हिंद स्वराज। अब ये हिंद स्वराज क्या था भाई, ये हिंद स्वराज क्या था? अ टेक्स्ट विच इज ऑफन, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, रिटन, कोई चीज लिखा हुआ, है ना। इन हिंद स्वराज रिटन इन 1909 गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने क्या किया था, सिविलाइजेशनल कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन उन्होंने जिक्र किया था, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने इसके बारे में बताया था, एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ क्या, सिविलाइजेशनल कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन। ठीक है, इसका मतलब है भाई हमारा नेशन पहले से था, राजा प्रजा, राजा प्रजा कहां होते भाई, एक नेशन में तो होते हैं। इसका मतलब है कि द इंडियंस वर द प्रजा, या फिर जिसको कहते थे नेशन, है ना, वर द प्रजा और द नेशन, ठीक है। और क्या था ये, जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन था ये बेस्ट था, और वर द प्रजा एंड द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ट था, was the best। अब बेस्ट क्यों था भाई, मुगल आए या कोई आए सब यहां का होके रह गया, क्यों, क्योंकि इसमें पावर था फॉरेनर्स को इसी कंट्री का बना लेने का पावर था, ठीक है। was the best as it had the power to absorb, absorb क्या, एब्जॉर्ब किसको, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ऑफ डिफरेंट क्रीड, ऑफ ऑल क्रीड्स लगाते हैं, ऑफ ऑल क्रीड्स, जो आया वो यहीं का होके बस के रह गया। देखो
क्रीड मतलब बेटा जाति धर्म वगैरह जो होता है ना, कास्ट क्रीड, इसको मूल कहोगे, नस्ल कहोगे, ठीक है। हालांकि मूल या नस्ल की बात एक्चुअल जो होती है उसका मतलब होता है रेस, RAC। लेकिन एक बात बताओ, मुझे बहुत, मैं आपकी तरफ से बात करूं, मुझे जितना समझ में आया बस उतना मैंने उठाया। क्या हिंद स्वराज एक टेक्स्ट है, यानी कि रिटन इन 1909 लगा हुआ है। इसमें गांधी जी ने कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशन के बारे में कहा है, ऑफर्ड तो मैंने एक्सप्लेन्ड लिख दिया। अब ये क्या है, इनका कहना था कि भाई कोई, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ये अंग्रेजों ने हमारा देश बनाया। आपका देश अंग्रेजों ने नहीं बनाया, देश पहले से ही था। अब भाई देश छोटे भी होते हैं, देश बड़े भी होते हैं। पहले हमारा देश पूरा जितना भूखंड जो भारत का सब कॉन्टिनेंट था वो पूरा कंप्लीट एक भूखंड बना है। अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग तरह से हमारे देश एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट किया, बस इतना ही है। देश का कंसेप्ट पहले ही था जब राजा और प्रजा हुआ करता था, है ना। द इंडियंस वर द प्रजा और द नेशन। और एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन क्या बोला है, अनक्वेश्चनिंगली, कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा उठता है, बल्कि बेस्ट था, है ना। एज इट हैड द पावर, क्या चीज का, कोई भी यहां पर फॉरेनर्स आया उसको उसने अपने में मिला लिया। अब हमारा ड्रेस देखोगे आप, हमारे ड्रेस क्या, ये जो ड्रेस है जो एंशिएंट भारत में था वो थोड़ी है। आपके ड्रेस मिक्सचर हो गया है, कहाँ, जो मुगल लाए हैं, जो पहले का था, सब मिला जुला के एक हो गया, ठीक है। अनक्वेश्चनिंगली मतलब बेटा कि क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, बेस्ट है भाई। आपका क्वेश्चन ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है, बल्कि बिल्कुल वो बेस्ट है। अब देखो नेक्स्ट पेज, हमें जितना समझ में आ रहा है हम उतना भी लिखेंगे ना, तो मेरा 300 वर्ड में, जानते हो लास्ट क्लास में मुझे शॉर्ट मारना पड़ेगा, 300 वर्ड से ज्यादा होने लगेगा। जरा 1 सेकेंड पढ़ो और मुझे बताओ जो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया, मैं सबको छोड़ दूंगी। यस बेटा, ओन वर्ड्स में लिखना पड़ता है, लेकिन ओन वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वहां जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके लिए भी ओन वर्ड्स ढूंढने लगो आप। जरा देखो इसमें से कौन कौन सा वर्ड नहीं आ रहा है। एक बार साउंड बंद करना। ओके, देख लिया। बताओ तो, टेंडेड नहीं आया, ठीक है। जो जो नहीं आ रहा बता दो। वोकैबुलरी प्रॉब्लम छोड़ो ना यार गजेंद्र, इतने भयानक वोकैब तो मैं भी यूज नहीं करती हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ इस पेज में एलिवेट, बेटा एलिवेटर ऊपर ले जाता है ना आपको, वही ऊपर ले जाना, और कुछ नहीं निधि। अब मुझे ये बताओ इस पेज में क्या समझ में आया। मैं आपको एक इसका जिस्ट बताती हूं, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। बोर्ड देखो, द सिविलाइजेशन विच वॉज साउंड एट द फाउंडेशन, यानी जिसका आधार फाउंडेशन साउंड था, एंड विच ऑलवेज टेंडेड टू एलिवेट द मॉरल बींग्स, यानी हमारा जो सिविलाइजेशन था ना, हमेशा इंसान को ऊपर उठाने की बात करता था। हैड नथिंग टू लर्न फ्रॉम द गॉडलेस मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, सिर्फ इमोरालिटी है, यानी अनैतिकता है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज मॉडर्न सिविलाइजेशन का एसेंस है, यानी कि उसी का अंश है, उसके अंदर जो तत्व है वो है। वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, सबका तो एसेंस ही मॉडर्न सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मॉरल कंसर्न से डिवोर्स करता है, डिवोर्स मतलब अलग करता है, एंड दस प्रोवाइडेड इंपरेटिव फॉर इंपीरियल एग्रेशन। इसका मतलब है कि इसी से तो कोई शासक बनता है,
देखते नहीं हो जो इंग्लैंड हमारे पर जो इंपीरियल एग्रेशन ही तो किया था, आकर हम पर राज किया था। अब हम एक काम करते हैं, चलो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम अब स्टूडेंट के रूप में सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा कुछ समझ में तो आया नहीं। सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है हमारा, had nothing to learn from, ये तो भगवान भी नहीं उनके पास कोई, मॉडर्न सिविलाइजेशन से कुछ भी सीखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ इमोरालिटी यानी अनैतिकता सिखाता है, ठीक है। उसके बाद इनके पास जो सिविलाइजेशन है ना, उसमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन का में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, और ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनका वो बेस है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल है कॉन्फ्लिक्ट का और रिस्पॉन्सिबल है इंपीरियल एग्रेशन का, बस कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है, एंड हमें कुछ भी कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, एंड वी नीड नॉट लर्न, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। लर्न क्या? एनीथिंग फ्रॉम, किससे नहीं सीखने की जरूरत है? किससे सीखने की जरूरत नहीं है? मॉडर्न सिविलाइजेशन से, फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। भाई क्यों? क्योंकि वो क्या है, ये गॉडलेस है, भगवान ही नहीं सा कोई। उसके बाद इमोरलिटी सिखाता है, विच इज गॉडलेस है, एंड टीचर्स, प्रोपोगेट का मतलब होता है टीच करना, अनैतिकता सिखाता है, इमोरलिटी। और जो टीच करता है गॉडलेस, जो गॉडलेस है, भगवान के बिना है, इमोरलिटी टीच करता है, और रेस्पॉन्सिबल है सारे फसाद का, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। का मतलब हो गया वही फाइट, चलो फाइट ही लगा दूं, मैं कॉन्फ्लिक्ट लगा दूं, जो लगा दूं, बस काफी है। इंपीरियल एग्रेशन बेटा वही तो है, राजसी शासन जो किया था। एग्रेशन मतलब होता है ना गुस्सा, ठीक है। यस, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो उसी का कारण था ना, उसी का तो आउटकम था। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो भी देखो, लास्ट पहुंचते पहुंचते 300 वर्ड भी आपको लगेगा यार जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हमारा सिविलाइजेशन बेस्ट है, आगे तो लिखा था ना अनक्वेश्चनिंगली बेस्ट, वही तो लिखा मैंने। और हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि बताया है कि इसमें क्या है, गॉडलेस है मॉडर्न सिविलाइजेशन, इमोरलिटी है इसमें, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपीरियल एग्रेशन है, छोड़ दिया हमने, मैंने खाली इतना लिख दिया कि एनीथिंग फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन जो गॉडलेस है, जो इमोरलिटी टीच करता है, और सारे फसाद की जड़ है ना। बस इतना काफी है इसमें। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आए तो भी मतलब नहीं मुझे। अब जरा देखो, रीड करो।
देखा क्या बोला गांधी जी ने, जरा देखो तो। अभी रुको बेटा, टाइटल मना किया हुआ था ना, उसमें लिख दिया था, उसमें 2019 में लिखा था आपको टाइटल देने की जरूरत नहीं, इसलिए टाइटल नहीं दे रही हूं मैं। देखो, एम्ब्रेस मतलब बेटा गले लगाना हुआ। इंडियंस अपने एनस्लेव, स्लेव का मतलब क्या होता है, किसी का दास, अपने दासता के लिए खुद जिम्मेदार है वो। क्यों? क्योंकि हमने कैपिटलिज्म अपना लिया और हमने उन्हीं से रिलेटेड लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपना लिया। इंग्लैंड ने हमसे नहीं लिया, बल्कि हमने इंग्लैंड को सब कुछ उठा के दे दिया। अब क्या है, चाहे रेलवेज हो या लॉयर्स हो या डॉक्टर्स हो, सब लोग हमारे देश को इम्पावरिश का मतलब होता है गरीब, गरीब कर रहे हैं। ठीक है। हिज रेमेडी फॉर दिस नेशनल इन्फ्लिक्शन वॉज मॉरल एंड यूटोपियन। उसने कहा इसका रेमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है, मॉरल है और यूटोपियन है। छोड़ो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम खाली ऐसे लिख सकते हैं कि गांधी जी बिलीव्ड, है ना, ये तो गांधी के बिलीफ था ना। गांधी जी बिलीव्ड दैट इंडियंस आर, वर्ड लगाते हैं ना, आर नहीं ना, क्योंकि अब थोड़ी हम लोग दास, पहले थे ना। इंडियंस वर responsible for अपना poor condition, their poor condition and enslavement, लगाना लगा दो, अगर चेंज करना तो कर सकते हो, and slavery, दास्ता। because क्या हुआ था, we adopted, embrace का मतलब हुआ हमने अपनाया कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म अपना के क्या किया, उससे रिलेटेड सारा पॉलिटिकल लीगल स्ट्रक्चर अपना लिया। कैपिटलिज्म एंड इट्स ना, कैपिटलिज्म से रिलेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपना लिया, उससे रिलेटेड लीगल स्ट्रक्चर अपना लिया, एंड पॉलिटिकल एंड इट्स पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर। हम खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन एंड स्लेवरी, स्लेवरी मतलब दास्ता। ठीक है, नहीं बेटा, मैं तो यही समझा रही हूं, इतने ऐसे जो वर्ड्स है ना, हम लोग खुद ही यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यूटोपियन बेटा ये था, एक इमेजिनरी राज का फीलिंग था जो वो लोग मानते थे, सारे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले हैं वो मानते हैं। ठीक है, उन लोग का है कि एक समय आएगा जब जो दास है, जो मजदूर है, वो रूल करेंगे और कैपिटलिस्ट को मार के निकाल देंगे। तो वो था। ठीक है, जरा पढ़ो। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, आप पूरा पढ़ो। आपको मैं निचोड़ के बस 2-3 लाइन में पहुंचा दूंगी। सुनो ध्यान से। इंडियंस मस्ट एश्यू, बेटा एश्यू का मतलब अभी नहीं बताऊंगी मैं, अभी थोड़ा सा रुक के बताऊंगी। ग्रीड एंड लस्ट फॉर कंजम्पशन एंड रिवर्ट टू विलेज बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इंडियंस है ना,
इनको वापस जाना चाहिए जैसे पहले गांव में सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करता था। पुराने समय में सब एक दूसरे की जरूरतों का चीज उगा के, फसल गाय भैंस पाल के एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट ये फायदा पहुंचा लेते थे। On the other hand, parliamentary democracy, the foundational principle of Western liberal political system, and therefore another essential aspect of modern civilization, did not reflect in the Gandhi's view the general will of the public. इसका मतलब है कि इनके अनुसार जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था ना, जहां पार्लियामेंट का डेमोक्रेसी चलता है, वो जनरल व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लोगों का मर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जी रिफ्लेक्ट करता है, उनका इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है ना, स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये लोगों की इच्छा व्यक्त नहीं करता, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का, है ना, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब फिर से सुनना ध्यान से, क्या बोलेगा ये, मुझे ज्यादा नहीं, अब आओ मैं आपको पूरा समझा देती हूं। इंडियंस मस्ट एश्यू ग्रीड, मतलब जानबूझ के बचना होता है, एश्यू यानी लालच और वासना से इंडियंस को बचना चाहिए। और जैसे पुराने जमाने में विलेज बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होता था, यानी कुछ लोग गाय पाल रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग छोटे छोटे सामान बना रहे हैं, कुछ लोग बर्तन बना रहे हैं, है ना, तो वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था। इनका कहना है वही अपनाना पड़ेगा। उनका एक और बात कहना है कि पार्लियामेंट से रन करने वाला जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये विदेशों से आया है। यहां पे ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है जनरल विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की इच्छा व्यक्त करता है ना, इनका कहना है। अब आ जाए आगे, फिर से, ये मेरा कहना नहीं है, गांधी जी का कहना है। गांधी जी बिलीव्ड दैट जो इंडियंस है मस्ट क्या, रिवर्ट मतलब गो बैक टू विलेज बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है ना। ही बिलीव्ड दैट, ये मानते थे, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लोगों का आम जो राय है वो व्यक्त नहीं करता, डिड नॉट रिफ्लेक्ट द जनरल विल ऑफ द पीपल, आगे चाहो तो लिख सकते हो, they reflected the interest of the political parties, है ना, they reflected the interest of political parties, ठीक है, लो